भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में गांधी जी की पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपने देश के लाखों करोड़ रुपए खर्च ना किए, वैसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। गांधी जी के नाम पे हमारे यहाँ अभी भी कोई राष्ट्र का हेड आता है तो गांधी जी की समाधि पे जाता है। एक उनसे भी बड़े बहुत बड़े आदमी थे जिनका मैं फॉलो करता, उनके बारे में कितना भारत सरकार ने पैसा खर्च किया कंपेयर कीजिए। वो है पीपल्स फादर ऑफ द नेशन, वो है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को हमें आज नहीं तो कल बैठ के चर्चा करना पड़ेगा। और आज बेस्ट दिन था शायद, इसीलिए मुझे खराज अकीदत पेश करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। किसी इंसान की को सही खराज अकीदत वो होती है कि उसकी सच्चाई को, उसके कामों को एनालाइज किया जाए। अगर वो अच्छे हैं तो उसकी तारीफ की जाए, अगर वो अच्छे नहीं तो उन कामों से सीख कर, क्योंकि गांधी जी इतना बड़ा नाम है, क्या क्या गलतियां उन्होंने की उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, ताकि वो जो बुनियाद उन गलतियों पर ठहरी हुई है उससे हम हटकर मुल्क को आगे ले जा सके। मैं अंबेडकर साहब और गांधी जी का अगर कंपैरिजन करूंगा तो एकेडमिकली कंपेयर करें। गांधी जी की मैं करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ेगी। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स विल रिमेन फैक्ट्स। आप लोग करें इसके बारे में मुताला करें। अंबेडकर साहब was a genius, a brilliant man in his fields in which he was professionally engaged. Gandhi ji was not. He was not a good lawyer. ये फैक्ट्स हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। त्रिपाठी जी यहां बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉर्मूला था जो उन्होंने ब्रिटिश को कितनी मुश्किल से समझाया होगा और कम्युनल अवार्ड पास कराया होगा। कम्युनल अवार्ड कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पूरे समाज में, सारे संस्थानों में, सारे रिसोर्सेज पे कंट्री के जिसकी जितनी संख्या भारी होगी वो उसका हकदार है, उस मुल्क का उतना मालिक है। ये था कम्युनल अवार्ड। और ये था सेपरेट इलेक्टोरेट कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर उस हमारे मुल्क में कंबाइंड भारत में करीब 35% थी तो मुल्क के जो राजा बनेंगे यानी कि पार्लियामेंट जो बनेगी उसमें 35% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले को उन्होंने ब्रिटिश से एग्री कराया। आजादी से पहले ग्रुप्स कौन कौन से थे हमारे पास देश में, ये समझने की बातें हैं और आज 2 अक्टूबर को बहुत जरूरी है समझना है। ग्रुप से एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक सिख और एक अनटचेबल्स और एक एंग्लो इंडियंस। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉर्मूला था कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की पॉपुलेशन में परसेंटेज 17% थी तो उनके 17% जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, सारी पार्लियामेंट के, वो उनकी वोट से चुन के जाएंगे। आज जो 131 एमपी है ना, ये नताइज है किस चीज के, मैं आपके उसके बता रहा हूं, पूना पैक्ट के। आज जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि 131 एमपी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनकी आवाज को उठाने में कामयाब नहीं है, फेल है, टोटली फेल है। उन्हें नॉमिनेटेड मेंबर्स मानते हैं, हालांकि वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोकसभा में बता रहा हूं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके बगैर आज तक कोई भी सरकार नहीं बनी, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर। इन 131 एमपी को निकाल दिया जाए तो आज तक आजादी के बाद से एक सरकार ऐसी नहीं बनी जो इन 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शमूलियत के बगैर बनी। राजीव गांधी जी जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, पॉलिटिकल ब्रेक जिंदगी में, उनकी सर टाइम पे 405 एमपी आए थे, उसमें से 131 घटा लीजिए, माइनॉरिटी हो गई।
273 से कम हो गए? नहीं हुए, लेकिन उसके आसपास हुए। सिर्फ एक ही सरकार ऐसी है, ये समझ लीजिए बात। लेकिन क्या आज कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता है कि जमीन से लेकर आसमान तक इंडिया में जितने भी, भारत में जितने भी पोस्ट हैं, वहां पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बेइज्जती नहीं की जा रही, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की बेइज्जती नहीं की जा रही? जमीन से लेकर आसमान तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, और मैं नीचे अपनी फील्ड में बता सकता हूं, मैजिस्ट्रेट की अदालत तक, किसी भी फील्ड में चले जाइए। ये 131 एमपीज के बावजूद मैं बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आवाज नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट से जीत के नहीं आए, वो उन पार्टी के गुलाम होते हैं जो पार्टियां उन्हें टिकट देती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट ही कितने होते हैं? 25% के करीब आसपास। 75% लोग जिता के भेजेंगे, 25% की आवाज कैसे उठा सकता है वो एमपी, अगर दिल की गहराइयों से भी चाहे तो? नतीजा 90% देश के वसाइल पे, 90% देश के रिसोर्सेज पे, 90% पोस्ट पर कौन बैठा है? वो लेस देन 10% जो सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते हैं अपने आप को। और गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उनके गुजराती के जो जितने भी आर्टिकल्स निकले वो वर्ण व्यवस्था को समर्थित थे, और इसीलिए कम्युनल अवार्ड की विरोध में अनशन पे बैठे गांधी जी। मैं आपको बता रहा हूं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी। हालांकि अगर कम्युनल अवार्ड पास हो गया होता तो मुझे नहीं लगता शायद मुल्क तकसीम होता। मुल्क तकसीम नहीं होता तो इंडिया, भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता। आप इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक साथ, इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन। क्या वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को हासिल कर लेती? नहीं करती ना। ये थी बड़ी साजिश इंडिया के तकसीम होने की, और मैं पूना पैक्ट को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं इंडिया के तकसीम होने का। अब इस मेरी थॉट को अपने दिमाग में सोच के आप इमेजिन कीजिए, अगर हम हिस्ट्री की कमियों से नहीं सीखेंगे तो आगे भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो आज तक हुई। पूना पैक्ट के बाद से अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अब आप उस पर्सपेक्टिव में सोचिए, अगर 35% मुस्लिम, 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, ओनली अनटचेबल्स 52%, उसमें 10% लोग ट्राइबल और मिला लीजिए। सिनेरियो इमेजिन कीजिए। (52) 8% ही मिला लीजिए, 60% लोग, बाकी माइनॉरिटीज को मिला के 65% लोग देश या 62% लोग। आप बताइए मुझे कि जिस पूना पैक्ट के लिए गांधी जी ने अनशन किया, उसने देश का फायदा किया या नुकसान किया? जिस पूना पैक्ट से को मानने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया अनशन के बाद तो पूरे मुल्क में एंटी अनटचेबल कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, उसके बाद क्या अंजाम होगा? ये ब्लैकमेल के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सेकंड फॉर्मूला, जो प्लान बी था, जो सेकंड बेस्ट फॉर्मूला था, रिजर्वेशन था, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल रही है ना। और हम लोग तो जो अम्बेडकरवादी हैं वो ये कहते हैं 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, जमीन से लेकर आसमान तक, हर वसाइल में, हर बिजनेस में, हर सरकारी पौधे में, हर कॉन्ट्रैक्ट में, जमीन से लेकर आसमान तक 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी। यस। पूना पैक्ट ने वो सब हमें गलत डायरेक्शन में डाला। पूना पैक्ट वो ट्रू डेमोक्रेसी है, वो बाबा साहब की डेमोक्रेसी थी। एग्जाम्पल्स, आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है इस बात को, रसूल अल्लाह का एग्जाम्पल नहीं देते। गांधी जी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखलिसी में रहना,
कहां से सीखा? हम लोग अपने एग्जाम्पल्स भी देने से डरते हैं। इस्लाम की बराबरी का कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में है उसको बताने से आज शर्म करते हैं, पीछे हटते हैं। इंसान इंसान के बराबर है। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सब जितने धर्म है ना, क्रिश्चियनिटी, ये सब इनका सोशल मैसेज क्या है? इंसान इंसान के बराबर है। हम वही एग्जाम्पल देने से पीछे हट रहे हैं। मुखलिसी, ये मुझे खैर हजरत उमर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक ही एग्जाम्पल, जब यरूशलेम आए थे तो उनका टर्न, आप सब वो कहानी जानते हैं। उनके नौकर का टर्न था जिस ऊंटनी पे वो सवारी करके आए थे। तो जो राजा थे यरूशलेम के, वो पहचान नहीं पाए थे कि कौन हजरत उमर है। महल में नहीं रहते थे हजरत उमर। मैं आप लोगों से चाहूंगा और गुजारिश करूंगा आपसे, सरोजनी नायडू साहबा को पढ़े। उन्होंने कहा था, टू मेंटेन द पॉवर्टी ऑफ महात्मा गांधी वी हैव टू स्पेंड फॉर्च्यून्स। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जाके जहां महात्मा गांधी जी बिरला जी के घर में रहते थे उसको देखें जाके। वो महल है या कुटिया है, उसको देखे जाए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अलीपुर रोड पे एक म्यूजियम है, उसको भी देखे जाके कि किस तरह रात रात भर जाग कर एक टाइपराइटर पे 24-24 घंटे लगातार काम करते थे। कंपेयर करें हाइंडसाइट, रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम अपनी हिस्ट्री को नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम उन्हीं गलत रास्तों पे चलते रहेंगे, उन्हीं गलत कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते रहेंगे। जिस गलत रास्ते के ऊपर निकल पड़ने से हमारा मुल्क, जो आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बावजूद भी आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए सही रास्ते पे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पे आज भी नहीं चल। हम इसी में खुश हैं, हमारे साथ आगे किसी ने खाना खा लिया, ईद पे हमारी सेवइयां खा ली, इससे क्या हुआ? हमारे गरीब बेचारे भाइयों के पास एक कटोरी तो सेवइयां ही होती है। अब मेरे जैसे लोग जाके उनकी एक कटोरी सेवइयां और 4 कबाब में से 2 कबाब खा जाए तो हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, ये और बता दीजिए। और यही हाल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है। अपने फोटो ऑप के लिए उस बेचारे के घर में कितना खाना है वो भी जाने बगैर हम 10 लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमने हरिजनों के साथ खाना खाया, ताकि हमारे जो गंदगी है ना, जो हमारे मुंह से लेकर और रूह तक घुसी हुई है, उसको धोने के लिए हमें सिर्फ खाना खाना है जाओ। ये इंसान को अपने से छोटा समझ के खाना खाने का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? इंसान के साथ तो खाना खाता ही है। इसमें बताने की जरूरत कहां पड़ रही है? वो बेईमानी की जो दिल के अंदर घुसी हुई है ना गलासत, वो निकल के आती है। मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाया। ये है इस्लाम और ये है भारत का संविधान। आर्टिकल 14 क्या है? एक वोट का अधिकार मिलता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई क्या है, कुछ हिस्सा यहां से लिया, कुछ हिस्सा वहां से लिया, उसको इकट्ठा करके कोलेट करके संविधान बना दिया, ऐसे बोलते हैं बाबा साहब के बारे में। मुझे ये मैं जानना चाहता हूं अपने उन सभी दोस्तों से कि मुझे ये बता दें, क्या हमारे देश के महानायक हस्तियों ने उस वक्त की ये नहीं कहा था? मैं तो वो जो कास्टिस्ट वर्ड है वो नहीं बोल सकता, ये और ये वोट देंगे हमारे बराबर बैठ गए, वोट देकर सरकारें चुनेंगे, इनकी क्या हैसियत है? एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर कुछ साथियों ने दिया था, वरना ये एक वोट का अधिकार एक आदमी को नहीं होता। ये समझ लीजिए आप बात। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे आज 2 अक्टूबर पे बुलाया गया गांधी जी को खराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि गांधी जी के हर एक जो उन्होंने काम किए उसको
ठीक से एनालाइज करें, यही उनको सच्ची खराज हकीकत होगी। पाकिस्तान का बनना उस शख्स की सबसे बड़ी गलती और उस शख्स का सबसे बड़ा फेलियर था। हम पाकिस्तान बनते ही भारत के को हमने 50 साल पीछे कर लिया। अदरवाइज आज हम चाइना से, आज हम रशिया से, आज हम कंबाइंड यूरोप से और कंबाइंड अमेरिका से, इंक्लूडिंग कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कंट्री होते, हम सही विश्व गुरु होते आज। लेकिन वो होते तभी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ताली की बिल्कुल बिल्कुल नहीं ताली बजानी, लेकिन वो होते तभी जब बाबा साहब का ओरिजिनल फॉर्मूला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, बुद्धिज्म का, सिखिज्म का, लिंगायत मजहब का कॉन्सेप्ट इंसान इंसान के बिल्कुल बराबर होता है, उस पर हम दिल से अमल करते हैं, जबान से खाना खा के नहीं। के कमजोर हैं, हम इनकी मदद कर रहे हैं, देखो हम कितने बड़े आदमी, यही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये बेचारे हैं, हम इनके साथ खाना खा रहे हैं, देखो मेरी महानता देखो, यही है ना, यही है ना इसका मतलब। ये हिडन मैसेज है ना, यही तो है। क्या हम इसको मना कर सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब जब ये सदी फिर आ रही है, ये टाइम फिर आ रहा है जब इंडिया को और ये सरकार, जो ये कहा जाता है ना गांधी जी की हत्या कर दी, मनुवादी मानसिकता की और आरएसएस की यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देके बता रहा हूं। आज जो ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, उनका केस को एक्सपोज करने में जो आप लोग देख रहे हैं आज, मेरा भी बहुत बड़ा, क्या है उनका केस? उन्होंने ये जो मालेगांव मक्का मस्जिद अजमेर शरीफ ब्लास्ट हुए थे ना, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुए थे, इसमें ओरिजिनली, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, किसी और दिन करूंगा, लेकिन ओरिजिनली इसमें मुस्लिम नौजवानों को बंद किया गया था एज टेररिस्ट। लेफ्टिनेंट जो कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मिलकर मुस्लिम नौजवानों के ऊपर यह इल्जाम थोपवाया था, अपने आईबी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स में भ्रष्ट अधिकारियों के साथ। ओरिजिनली वही लोग अरेस्ट हुए। तो ये तो भला हो हेमंत करकरेगा, जो एक बहादुर और ईमानदार ऑफिसर था, वो एक शहीद जो 26/11 में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए जेल में शहीद हुआ। वहां भी साजिश थी, उसको अपने ही लोगों ने। ये सच्चाइयां हैं जो एक चार्जशीट और एक मैंने केस आर्ग्यू किया था, उसकी वजह से इसका सारा रूप बदला बॉम्बे को। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या कह रहे थे कि हम बस जी 1 मिनट में कर दिया, जरूरी था क्योंकि मुझे बुलाया और मैं आया भी इसलिए था, तो मैं आज थोड़ा बिजी था। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और हेमंत, जो ये लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने क्या कॉन्स्पिरेसी की थी कि हम भारत देश को खत्म करके, आर्म रिबेलियन, हथियार बंद, बगावत करके, इंडियन आर्मी को हरा कर भारत देश को खत्म करके आर्यव्रत नाम का देश बनाए। ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी है, जिसको यही आरएसएस अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक आइडल मान के चुनती है। फिर बृजभूषण शरण सिंह। उसके अलावा जो ये लोग, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है ना इसका, मोनू माने सर का, इसको खूब चढ़ाया पीछे से। अब तो अपने लोगों को भी सैक्रिफाइस करने से नहीं चूकते हैं। रमेश बिधूरी जी और दानिश अली का ये एग्जांपल है। पीछे 2 अपर कास्ट के बैठे लोग हंस रहे थे, उनकी शक्ल देखो, और अगर एक्शन होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है। लेकिन जो रमेश बिधूरी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, जिनको शूद्र माना जाता है वर्ण व्यवस्था में, उनको सजा होगी तो उनको होगी, नुकसान होगा तो उनका होगा। अगर कोई एक्शन हुआ और दानिश अली जी थोड़ी सी हिम्मत करें तो दोबारा इलेक्शन लड़ने लायक नहीं रहेंगे रमेश बिधूरी जी, अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो। गांधी जी का कॉन्सेप्ट भी जो है ना, यूज एंड थ्रो वाला था आरएसएस की नजर में। उनका एक प्रयोग किया, उनसे एक काम कराया और उसके बाद
यूज एंड थ्रो। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसमें बुलाया, मैं स्पेशली आया हूँ। कुछ मेरी बातें बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होंगी तो उसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन मेरी बातों को सोचें जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम।